1 लाख सैनिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो जाए तो क्या देश के प्रधानमंत्री की मोरल जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो 15 अगस्त पे देश को एड्रेस करने से पहले इनकी समस्याओं को देखें। फिर रामलीला ग्राउंड में एक साथ मिलेंगे और 1 लाख सैनिक और उसमें परिवार भी रहेंगे, उनके बच्चे भी रहेंगे और इस मुहिम को तेज करेंगे और अपनी आवाज़ को जो है मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, जो कि सोई भी है। तो नीचे के रैंक के सिपाही नायक हवलदार मामूली से 1-1.5 हज़ार की बढ़ोतरी हो गई, बाकी 12-12 हज़ार मंथली पेंशन में अफसरों की बढ़ोतरी हुई जो पहले से ही ज़्यादा ले रहे हैं। तो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, उनकी फार्मूला हमारे ऊपर लगा दिया। इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ये तीसरे वेतन आयोग के समय से ही चलता आ रहा है। छठे में भी इसको मुद्दा जोर शोर से उठा था, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं हुआ। जैसे CSD में हमारे साथ भेदभाव होता है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में भेदभाव होता है, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ और ये जगहों पे भेदभाव होता है, उसको भी ये लोग एड्रेस नहीं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना और आप देख रहे हैं द कंटाप। अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जंतर मंतर पर आज फिर से एक धरना प्रदर्शन हो रहा था। ये मांगे चल रही हैं दोबारा से कि जो अधिकारी हैं उनकी जो अंदर जो विसंगतियां हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। अभी धरना प्रदर्शन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ के अभी जो इस संगठन OROP के जो संगठन के जो मेन चेयरमैन अभी घोषित हुए हैं वो मेरे साथ हैं, वीर बहादुर सिंह। सीधा उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ आज मांगे इन्होंने रखी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये बेसिकली मांग है OROP के संबंध में। OROP सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाई गई थी जो कम सेवा करके सर्विस से बाहर कंपल्सरी होते हैं, कंपल्सरी डिस्चार्ज होते हैं। इसमें सिपाही से लेके ऑनरी कमीशन लेफ्टिनेंट कैप्टन तक के लोग शामिल हैं। हुआ क्या है कि OROP 1 और OROP 2 में जो अधिकारी वर्ग 60 साल सेवा करता है, जो OROP का हकदार नहीं है, उसने इसमें घुसपैठ की और सारा का सारा शेयर लेके चला गया, सारा मलाई लेके चला गया। इसका नतीजा ये रहा कि जो नीचे के रैंक के सिपाही नायक हवलदार मामूली से 1-1.5 हज़ार की बढ़ोतरी हो गई, बाकी 12-12 हज़ार मंथली पेंशन में अफसरों की बढ़ोतरी हुई जो पहले से ही ज़्यादा ले रहे थे। तो हमारी है कि जिसका था वो कोई और स्नैच करके लेके चला गया, तो हमारा राइट्स मिले, हमारा हक मिले। और जो उसके संबंध में हमने मांग किया था, वो मांग ये है कि पहले हमें रैंक वेटेज के साथ मैक्सिमम ऑफ स्केल पे फिक्सेशन होता था, लेकिन 6 पे कमीशन ने लेटरल मूवमेंट के नाम पे वो हमारी प्रिविलेजेस छीन ली। तो हमारी सरकार से मांग है कि मैक्सिमम में जो गए हैं बेस ईयर 18 के ऊपर ये OROP बना है, 18 में क्रॉस तीनों सेनाओं के जो अधिकतम पे गए हैं, रैंक वेटेज के धात वो हमें दिया जाए, सभी रैंकों को दिया जाए। दूसरा मांग है कि पे का 75% है। आप पेंशन फार्मूला उन लोगों के लिए सेम नहीं कर सकते जो 30 से 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं या जो दूसरे 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। तो जो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं उनकी फार्मूला हमारे ऊपर लगा दिया। इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमारी मांग बहुत पुरानी चली आ रही है कि पे का 75% पेंशन हो। हमारी सरकार से मांग है कि वो बहाल किया जाए। ये तीसरे वेतन आयोग के समय से ही चलता आ रहा है। छठे में भी इसको मुद्दा जोर शोर से उठा था, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं हुआ। दूसरा है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में सैन्य जीवन की कठिनाई, इससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू के एवज में ये कंपनसेशन दिया था गवर्नमेंट ने, जो कि पेंशन में भी शामिल था। लेकिन चूँकि ये डिफ़िकल्टी पे था तो इनको रैंक आधारित नहीं करना चाहिए था, ये रैंक आधारित कर दिया। और हमारा जो JCNCOR है, जो रियल वॉरियर है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो दुश्मन का सबसे पहले अपनी सीने पे बुलेट रिसीव करता है, उनको मात्र 5200 दिया। जबकि नर्सें हैं जो कि हॉस्पिटल में रहती हैं, फील्ड में भी नहीं जाती हैं, उनको 10,800 दिया और अधिकारियों को 15,500। तो हमारा मांग है इक्वल किया जाए और सारी विसंगतियाँ जिसको हमने मेमोरेंडम में दिया हुआ। आप यहाँ पर आंकड़े दे रहे हैं, वहाँ मोदी सरकार आंकड़ों को अलग बता रही है कि हम इतना कर चुके हैं। नहीं, देखिए, मैं आंकड़े पे नहीं कह रहा, वो कह रही है कि हमने दे दिया। ठीक है, दे दिया, लेकिन मिला किसको? हमारी ऑब्जेक्शन उनके देने पे नहीं है। हमारी ऑब्जेक्शन है कि वो जो इंटाइटल नहीं है वो लोग लेके चले गए। मतलब एक तरह JCO NCO विडोज डिसेबल सोल्जर के अधिकारों पर डाका डाल के अधिकारी इसको हमसे छीन के लेके चले गए। हमारी मांग हमारी ऑब्जेक्शन उसके संबंध में। आपने दिया, बजट एलोकेशन किया,
उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गया किसके पास? तो जब अधिकारियों से ये हक छीना जा रहा था तब ये मांगे क्यों नहीं होती? कब मांग तो आज से थोड़ी उठ रही है, मांग तो बहुत पहले से उठ रही है। हम लोग तो जो आरोपी, पर आप लोग भी कहीं ना कहीं आपकी भी एक यूँ कहें कि लापरवाही रही होगी, क्योंकि जिस तरह नहीं से- हमारी लापरवाही नहीं रही। नहीं, जिस तरह से देखिए, आप लोग मैं बता अभी रहा हूँ। अचानक से मुद्दा उठाते हैं, कहाँ फिर अचानक से डंडे पड़ मुद्दा? जाते हैं। 2015 में मुद्दा उठाया था, 14 में उठाया था, 13 में उठाया था, 18 में उठाया था, 16 में उठाया था। पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया। ना पिछली सरकारों ने किया, इस सरकारों ने वो आरोपी तो दे दिया, लेकिन वो उसका जो मेजर शेयर है, लायन शेयर है, वो अफसर लेके चले गए, जो कि वो आरोपी के हकदार नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन इससे है। तो इतने लंबे से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं अगर विरोधियों का या हमारे शत्रु की बात करूं, मैं वो शत्रु नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कहिए कि हमारे ओपोनेंट्स हैं, सबसे हमारा जो दोषी है हमारे हकमारी का, वो फर्स्ट है मिलिट्री अफसर, जो कि हमारी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप सत्य लगा रहा हूँ। सैन्य हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी जो कि पे कमीशनों को फॉल्स डाटा देके हमारी पे लेवल को नीचे रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा आरोप लगा रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स को, जो चोर मौसेरे भाई भी कह रहा हूँ, दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। तीसरा आरोप लगा रहा हूँ इस गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि धृतराष्ट्र बनी हुई है और हमारे साथ हो रहे अत्याचार अनाचार को देखती है। इवन वो नॉन फाइनेंशियल मुद्दा भी हल नहीं करती, जैसे CSD में हमारे साथ भेदभाव होता है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में भेदभाव होता है, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ और ये जगहों पे भेदभाव होता है, उसको भी ये लोग एड्रेस नहीं कर पाए। बिल्कुल धृतराष्ट्र बने हुए, ये मेरा आरोप है। तो ऐसा क्या रहा कि मतलब सरकार अब इतना दिखाने के इनको- बाद, जैसे जवानों के साथ भी हमेशा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा दिवाली मनाते दिखते हैं, उनके बाद स्वभाव दिखाते हैं, बड़े बड़े चैनलों में देखिए, सब दिमाग- खुल के दिखाया जाता है कि वो जवानों की कितना ख्याल रखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं। दिवाली तो ये मनाना, क्या चीज़ें हैं ये? देखिए दिवाली मनाना अलग बात है, जाइए दिवाली मनाइए, उनका जो सर्विंग है मनोबल ऊंचा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो लिजिटिमेट इंटरेस्ट है, लिजिटिमेट ड्यूज है, उनका भी ख्याल रखिए, ये हमारे उनसे मांग है। इसीलिए सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 6 अगस्त 2023 को 1 लाख पूर्व सैनिक जो JCO NCO अदर्स रैंक, ऑनरी कमीशन रैंक, उनके परिवार के सदस्य होंगे, रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है आपको अनुमति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे, अनुमति क्यों नहीं देंगे? तो अनुमति देनी होगी जी। रही फिर जो आपकी रही सरकार को जो आपने दिखाने दी, जो भी सोशल मीडिया के लोग आए थे, इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि कितने लोगों का मतलब आपको सहयोग मिल रहा है अभी? अभी करीब जो अब भीड़ जो आई है एक्स सर्विसन का, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था 3-4 हज़ार के पास, लेकिन 7,000 आसपास भीड़ आई और बहुत अच्छा समर्थन मिला। और सबसे आज अच्छी पहचान ये मिली कि हिंदुस्तान में जितने भी एक्स सर्विसन ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सारे मिल करके एक संयुक्त मोर्चा बनाए। और चूँकि हम लोग वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी जो है 80% का नुमाइंदगी करता है एक्स सर्विसमैन का, इसीलिए लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री वीर बहादुर जी को उसने चेयरमैन घोषित किया। आज में हम लोगों को बड़ी खुशी के दिन है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय बहादुर जी का आपने इंटरव्यू भी लिया और फिर हम उसको नए स्ट्रेटजी के साथ बढ़ेंगे। और नए स्ट्रेटजी में ये तय किया गया कि हम लोग 6 अगस्त को फिर रामलीला ग्राउंड में एक साथ मिलेंगे और 1 लाख सैनिक और उसमें परिवार भी रहेंगे, उनके बच्चे भी रहेंगे और इस मुहिम को तेज करेंगे और अपनी आवाज़ को जो है मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, जो कि सोई हुई है अभी तक। जी वीर बहादुर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि 6 अगस्त को हम बहुत बड़ा संगठन में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या लगता है अगर इससे कोई प्रभाव आगे तक पड़ेगा? अगर 1 लाख सैनिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो जाए तो क्या देश के प्रधानमंत्री की मोरल जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो 15 अगस्त पे देश को एड्रेस करने से पहले इनकी समस्याओं को देखें? क्या इनके मोरल दबाव नहीं पड़ेगा? या 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करेंगे लाल किला पर और 1 लाख सैनिक अपनी मांगों के संबंध में रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे? जरूर दबाव पड़ेगा, नैतिक दबाव पड़ेगा।
अच्छा, एक मतलब राजनीति से परे हटकर अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे कि अगर देश का जो सैनिक है वो रोडों पर आ रहा है तो क्या संदेश जा रहा है, फिर लोगों पे क्या जाएगा, या हम बाहर का देखें विदेशों में क्या जाएगा, अगर ये बात फैलेगी तो? देखिए, ये संदेश तो गवर्नमेंट को ही, तो इसीलिए तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को तो एड्रेस करनी चाहिए हमारी समस्याओं को। संदेश तो गलत ही जाएगा। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने मगध के राजा को कहा था, चंद्रगुप्त को, कि सैनिकों के संगीन के साये में मगध सुरक्षित है। हे राजन, जिस दिन ये सैनिक अपनी वेतन के लिए, भत्तों के लिए मांग करने लगे, उस दिन अब राजा होने के नैतिक अधिकार खो दोगे। तो ये राजा की जिम्मेदारी है। हम सड़क पे हैं तो हमारी समस्याओं को एड्रेस करें। चाणक्य से शिक्षा लेनी चाहिए उनको। कई बार चाणक्य को कोट भी करते हैं, यूनो में भी कोट किया है। मेरी भी उनसे अपील है कि हम सड़क पे हैं तो हमारा संज्ञान लें। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। सरकार आती है जाती है, लेकिन हम लोग राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं। जो सेना में भी सर्विंग वाले हैं, चाहे किसी भी सरकार हो, उनके आदेशों का पालन करते हैं। हमारी भी सरकार से मांग है, जो भी वर्तमान में है, कि हमें हमारी समस्याओं को एड्रेस करें। और 6 अगस्त को क्या क्या प्लानिंग है? 6 अगस्त को मैंने बता दिया कि देश की सरकार पर नैतिक दबाव डालना है पूरे पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्यों पर, क्योंकि CSD वगैरह में, ECHS में हमारे साथ तो भेदभाव होता ही है, हमारे परिवार के सदस्यों के भी साथ भेदभाव होता है। आप हैं, अगर आपको गए कैंटीन, CSD कैंटीन में, आप हमारी बेटी की तरह है। अगर आपको कहे कि आप गलत लाइन में खड़े हो और जवान की लाइन में जाइए, इधर क्यों खड़े हो, कितना आपको अपमान फील होगा। आपको किस बात की सज़ा दी रही है कि आप एक जवान की बेटी हो, इस वजह से सज़ा दी जा रही है? ये भेदभाव हमें स्वीकार नहीं। ये बात है, बहुत सही सवाल आपने खड़ा किया। तो मैं लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी बिहार में भी मामला सामने आया है कि एक जवान था, उसको बस थोड़ी सी गाड़ी लगने की वजह से उसे भी मारा पीटा गया, तो ये देश में क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? ऐसा हीन भावना जवानों के साथ जो आपकी रक्षा करते हैं, या हम पूरी जितने भी देश में आबादी है लोगों की, उनकी रक्षा करते हैं, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे साथ हमारे ही अधिकारी भेदभाव करते हैं, तो ये थोड़ा समाज में गलत मैसेजिंग चला जाता है। आपने देखा होगा, सेवादारी प्रथा भी देखी होगी। जवान जो हैं अफसरों के कुत्ता घुमाते हैं। आपने दिल्ली की सड़कों पर भी देखा होगा, सभी जगह देखा होगा। तो इसका इम्पैक्ट सिविल पे भी पड़ता है। सिविल भी हमें उसी तरह ट्रीट करती है, तो ये उसका इम्पैक्ट है, नतीजा है। तो अगर PM मोदी अगर ये बात नहीं समझ पाए तो फिर आगे क्या प्लान रखेंगे, या फिर क्या सूझबूझ से अपना एक कहीं समझदारी से क्या कुछ होगा? देखिए, हमें भरोसा है कि ज़रूर हमारी समस्याओं को एड्रेस करेंगे। हमने अपनी आगे रणनीति बता दी कि 6 अगस्त को हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुने तो आगे देखा जाएगा, उसकी प्लान आगे करेंगे। क्या लगता है आपको 2024 से पहले ये समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा, मेरे को पूरा भरोसा है, वो निराश नहीं करेंगे। आपको भरोसा है सर? हाँ जी, पूरा भरोसा है मेरे को। ज़रूर हमारी बातों का संज्ञान लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने चेयरमैन सर को सुना, उन्होंने कहा साफ कि जो पूरे पूर्व सैनिक हैं वो अब मिलकर, अगर आज ये धरना प्रदर्शन ख़त्म हो गया, हम साथ मिलकर अब इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें 1 लाख लोगों के आने की संख्या बताई जा रही है। वो आने वाला समय ही बताएगा, और ये 6 अगस्त ही बताएगा कि इस बात का हमारे माननीय प्रधानमंत्री या कहीं यूँ कहें BJP सरकार संज्ञान लेती है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।